सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं, जो लगातार बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अब कहा जा रहा है कि एक हफ्ते का समय दिया है महागठबंधन को, यानी कि तेजस्वी यादव को, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को, कि तय कर लीजिए साथ रखना है नहीं रखना है, कितनी सीटें देनी है नहीं देनी है। उसके बाद की रूपरेखा स्क्रिप्ट वो खुद लिख लेंगे। कैसे देखा जाए इस अल्टीमेटम को? देखिए, बड़ा साफ है। दरअसल अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। देखिए, एक तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान की अभी हाल में भिड़ंत हुई और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को क्षति पहुंचाई, नष्ट कर दिया, और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मुखर दिखे, और उसके बाद उन्हें एक डेलीगेशन को लेकर के विदेश जाने का मौका दिया गया। और दरअसल जब वो विदेश पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की बात कर रहे थे, उससे असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि यहां के हिंदुओं में भी बढ़ी। उनका इमेज चेंज हुआ। दरअसल पहले ऐसा प्रतीत होता था जैसे असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के लिए कट्टरवादी राजनीति के पर्याय। असदुद्दीन ओवैसी मतलब मुस्लिम परस्त राजनीति। लेकिन जो हाल फिलहाल की घटना घटी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद एक डेलीगेशन को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी विदेश जाते हैं। वहां पर जिस तरीके से जमकर पाकिस्तान को लताड़ते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह का आतंकी मुल्क है, और विदेश में जाकर के भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे स्वरूप में नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और फिर बिहार में अचानक घोषणा की जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। दरअसल अब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि देखो, मुसलमानों के वोट का बंटवारा ना हो, ठीक है, हम देश के साथ बाहर हैं, देश के खिलाफ कोई उतरेगा हम एकता का परिचय देंगे, लेकिन देश के भीतर हम बीजेपी का विरोध करेंगे, और बीजेपी के विरोध के लिए मुस्लिम वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए हम महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो कहते हैं ना कि राजनीति में तुरुप का इक्का कैसे फेंका गया है, और असदुद्दीन ओवैसी ने बखूबी फेंका है इसको। अब महागठबंधन इसको कैसे लेगी वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महागठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर महागठबंधन के लोग, इंडिया जिसको हम कहते हैं इंडिया अलायंस के लोग, आरोप लगाते थे कि ये बीजेपी की बी टीम, ये मुसलमानों के वोटों का बंटवारा कराती है, इनडायरेक्टली बीजेपी को जिताती है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जो ऑफर दिया महागठबंधन को और कहा कि भैया आपने मेरी पार्टी तोड़ दी, और आपने पार्टी तोड़ी, फिर भी मैं ये खून का कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार, मैं कड़वे घूंट पी करके भी आपके साथ आना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी एनिमी बीजेपी है, उसको हराना है, और उसको हराने के लिए मैं ये सब भूल जाना चाहता हूं, आपके साथ आऊंगा और आपके साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं। दरअसल इसी में तो राजनीति है। दरअसल अब वो मुसलमानों के बीच ऐसा संदेश उन्होंने भेज दिया कि देखो, हम तो इनके साथ मिलकर के इनकी ताकत बढ़ाना चाहते थे, हम बीजेपी को हराना चाहते थे, हमारे साथ किए गए जुल्मों को हम भूलने के लिए तैयार थे, लेकिन इन लोगों ने हमें साथ नहीं लिया। और हमें साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली में नहीं बढ़े। ये अक्सर ऐसा करते हैं, मुसलमानों का तो वोट लेते हैं, जैसे वो प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि मुसलमानों का इस्तेमाल दिए में तेल की तरह होता है, कि कैसे लालटेन में आप तेल का इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से मुसलमान का आप वोट लेते हो, रिप्रेजेंटेशन तो देते नहीं हो, उनको ज्यादा टिकट तो देते नहीं हो, उनकी आबादी के हिसाब से भी उनको टिकट नहीं देते हो, सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके उनसे वोट लेते हो। और यही बात असदुद्दीन ओवैसी और बढ़ चढ़ करके कहते हैं। अब जो एक सप्ताह का टाइम दिया गया है, असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे अगर ले लिया तो बल्ले बल्ले। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो अछूत पार्टी बनी हुई है,
इस ये अछूत वाली पार्टी से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलेंगे तो जोर से कहेंगे कि भैया देखो मैं महागठबंधन में आ गया, इन्होंने मेरे साथ गठबंधन किया, उनको फायदा भी होगा। अभी चाहे 5 सीट जीते थे, ज्यादा भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लिया तो मुसलमानों के बीच में जाएंगे, कहेंगे मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं, मैं तुम्हारे अधिकार की बात करता हूं, मैं तुम्हारे लिए हिस्सेदारी की बात करता हूं, मैं तुम्हारे लिए हक और हुकूक की बात करता हूं। लेकिन ये महागठबंधन वाले जब तुम्हारे हक और हुकूक की बात करने वाले को राजनीति में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, तो इनकी नीयत को पहचानो। इनके लिए लालटेन का तेल मत बनो, क्योंकि लालटेन का तेल बनोगे तो सिर्फ जलोगे, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की जो ये पॉलिटिक्स है, बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे असदुद्दीन का भाषण ही सुन रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बोलते ही इसी तरीके की बात करते और हैं। अंदर जो मैं उनकी पॉलिटिक्स को बता रहा हूं कि वो दरअसल लोगों के बीच जाएंगे तो वो बोलेंगे क्या, मैं उनका प्रवक्ता तो ये स्क्रिप्ट उनके काम आ सकती है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं, दरअसल वो इसी तरीके से अपने समर्थकों का टेम्पो हाई करेंगे, उनमें जोश भरेंगे, कहेंगे देखो महागठबंधन ने क्या किया है, इसलिए ये उनकी सधी हुई राजनीति है। मेरे हिसाब से उनके दोनों हाथ में लड्डू दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए उन्होंने ये पासा फेंक दिया है, हमसे गठबंधन करोगे तो आके बात करो, और नहीं करोगे तो हम 50 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ हिंदू कैंडिडेट्स भी तय कर दिए, आप ये जान लीजिए, हैरान होंगे आप। तो समझिए कि जो व्यक्ति इस तरह से राजनीति करना चाह रहा है बिहार में, और जहां 18-19% की आबादी है, उस हुजूम को अपने पक्ष में करने में लगा है, वो किस हद तक कामयाब होगा ये तो देखने वाली बात होगी। पर एक बात बहुत साफ है सौरभ, वो अपने ऊपर से अछूत उसको का जो टैग है उसको हटाना कुछ हद तक तो कामयाब हुए हैं, और अपना पैर बिहार में बहुत अच्छे तरीके से पसार। आप बताइए इसको लेकर चिंता में है कि नहीं तेजस्वी यादव? तो चिंता है, वो उनको सीरियसली देखिए मैं आपको ये लगता है कि जैसे आरजेडी में मेरी कुछ नेताओं से बात हुई, और उनसे जब मैंने पूछा कि आप असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग साथ ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए तो बड़े नेता फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हम असदुद्दीन ओवैसी को क्यों स्पेस दें। वक्फ संशोधन बिल जो आया और जब सरकार ने उसको पेश किया, उसके बाद से मुसलमान अपना वोट कभी बंटवारा नहीं करेगा, उसको बांटेगा नहीं। श्योर है उसको? हाँ, उसको लग रहा है कि हम और कांग्रेस मिल करके लड़ेंगे तो मुस्लिम्स हमें ही वोट देंगे, क्योंकि अब मुस्लिम्स एकजुट होकर के वोट करेंगे। इसलिए अगर हम असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करते हैं, तो उसको पिछली बार क्या ऐसी वजह थी जो ओवैसी साहब को मिल गए वोट और 5 सीटें जीत गए? पिछली बार भी तो मुसलमान यही चाहता था ना कि भाजपा देखिए सवाल ये है कि वो ऐसी जगह से जीते ना जहां मुसलमान की आबादी हर जगह 30% से ज्यादा है, और किशनगंज में तो 50%। तो आबादी तो वही अभी भी है ना, बदल थोड़ी नहीं गई है। देखिए वहां से जीत हुई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उससे भी बाहर निकलना चाहते हैं ना, जहां पे और भी मान लीजिए थिन प्रेजेंस है, 20% है, वहां भी चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट खड़े करें, अपना पैर पसारें, मुस्लिम परस्त राजनीति के तमगे से बाहर निकले। ये कोशिश है उनकी, और इस कोशिश में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। पर आरजेडी आप कह रहे हैं उनको लगता कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनकी? किनकी? हाँ, आरजेडी को तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आरजेडी खुल करके कहेगी हम आपको साथ नहीं लेंगे, तो मुसलमानों के बीच में जाएंगे, कहेंगे तुम किसको वोट दे रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूं, दोनों तरीके से वो अपनी राजनीतिक हित साधने में लगे हुए हैं, और मुझे दिख रहा है कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, तो कह रहे हैं आप घिर गए एक तरीके से। तेजस्वी यादव महागठबंधन, अब वो कैसे पार पाएंगे ये देखने वाला होगा। इंटरेस्टिंग है। तेजस्वी यादव की बात करें, मुझे लगता है तेजस्वी यादव इसको अंत तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जो हर बड़ा राजनीतिक दल करता है। शुरू में बिल्कुल खुल करके नहीं कहेंगे कि हम आपको साथ नहीं लेंगे, वो बहुत कुछ नापने का प्रयास करेंगे, दरअसल इसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या होगा। लेकिन आरजेडी के भीतर जो वर्तमान समय में मूड है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी सोच रही है, क्या सोच रही है, आरजेडी कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी
के मांग को ले रही है। दरअसल अख्तरुल इमान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कभी आरजेडी के ही सदस्य हुआ करते थे। अब अख्तरुल साहब ये सोच रहे हैं कि इस तरह का ऑफर आरजेडी को मिला है, आरजेडी सीमांचल में मजबूत होगी, पर आरजेडी के भीतर ये सोच है कि हमें असुद्दीन ओवैसी को साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम असुद्दीन ओवैसी को स्पेस देंगे तो इससे हमें अच्छा खासा नुकसान हो।